अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज हम हाजिर हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए के एक और वीडियो लेक्चर के साथ। आज से हम लोग इसे बाकायदगी से शुरू करते हैं और इंशाल्लाह इस तमाम चैप्टर को हम आपके लिए कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास जो चैप्टर का टॉपिक मौजूद है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम के हवाले से एक थ्योरी दी गई थी जिसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। ये थ्योरी बेसिकली दी थी वाल्टर स्यूटन ने। तो इनके हवाले से लिखा हुआ है कि इसके हवाले से कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और ये थ्योरी किस हद तक सही है, तो इसका क्या एविडेंस है। तो इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ शुरुआत में लिखा हुआ है कि जैसे क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ तो क्रोमोसोम के ऊपर फिर बहस भी चल रही थी, क्रोमोसोम का रोल किस तरह से जेनेटिक्स के अंदर है। तो लिखा हुआ है रिसर्च ऑफ मेनी बायोलॉजिस्ट विच डिस्कस्ड अबाउट लेट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हम इससे पहले कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं जिन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर काम किया, जैसे कि कार्ल कोरेन का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने एक और ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक और एनिमल में काम किया था और मेंडल के वर्क को वेरीफाई किया था। तो इन्होंने भी क्रोमोसोम के ऊपर बेसिकली काम किया। उसके अलावा यहाँ पर थियोडोर बर्मन के बारे में लिखा हुआ है, इन्होंने भी जो है काम किया था। तो ये बातें यहाँ पर बयान हो रही है कि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट जो है क्रोमोसोम के ऊपर काम कर चुके हैं। तो जब उन्होंने क्रोमोसोम पे काम किया तो एक चीज़ हमारे पास वजूद में आई, वो थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जैसे कि हम बयान कर चुके हैं, ये वाल्टर स्यूटन ने 1902 में दी। इनके मुताबिक जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के पास होते हैं। तो जीन्स बेसिकली क्रोमोसोम के पास है और क्रोमोसोम से जीन किसी इंडिविजुअल में कैसे पहुंचते हैं, जब क्रोमोसोम गैमेट्स के ट्रांसफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो क्रोमोसोम आए वो हमारे पेरेंट के गैमेट्स में से आए हैं। तो गैमेट्स के ज़रिए से उनके सेल्स में से एग और स्पर्म में से क्रोमोसोम जो आते हैं। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है तो क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, कैरियर ऑफ हेरिडिटी है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, जो विरासत वाले कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने वाले। तो अब इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से हम लोग बात करने वाले हैं। अब क्रोमोसोम किस तरह से हेरिडिटी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो सवाल से कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शुरुआत में ये लिखा हुआ है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली टू सेल्स, एग एंड स्पर्म। जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और रिप्रोडक्शन में भी खासतौर पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो दो सेल्स आपस में जॉइंट होते हैं, एक एग है और दूसरा स्पर्म है। इफ मेंडल्स मॉडल इज करेक्ट देन दीज टू गेमेट्स मस्ट टेक इक्वल हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन। मेंडल के मुताबिक जो ऑफस्प्रिंग है उसमें दोनों के जीन्स आते हैं, फादर के भी आते हैं और मदर के भी आते हैं। तो अगर मेंडल की बात दुरुस्त है कि दोनों तरफ से जीन आ रहे हैं तो दोनों का, यानी कि एग और स्पर्म दोनों का इक्वल हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी कि जितने कैरेक्टर्स स्पर्म में से आ रहे हैं उतने ही कैरेक्टर्स जो हैं वो एग में से भी आएंगे। स्पर्म हाउएवर कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म, देयरफॉर कंसीडर दैट द हेरिडिटरी मटेरियल मस्ट रिजाइड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जो स्पर्म और एग हैं दोनों में से इक्वल मटेरियल आना चाहिए, लेकिन अगर हम सेल को कंपेयर करते हैं तो स्पर्म का साइज़ बहुत कम होता है। और स्पर्म का साइज़ कम क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है। और अगर हम फर्टिलाइजेशन के टाइम पर देखते हैं तो स्पर्म का न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है वो दाखिल होता है, हेड वाला पार्ट जो है बेसिकली वो दाखिल होता है एग के अंदर। तो स्पर्म का बेसिकली बहुत ही छोटा हिस्सा दाखिल हो रहा है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। अब जब हम बात करें कि दोनों गेमेट्स का इक्वल हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो स्पर्म का तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा दाखिल हो रहा है। तो इससे यहाँ पर ये बात कंक्लूड की गई कि साइटोप्लाज्म का हेरिडिटी में रोल नहीं होता, क्योंकि स्पर्म का साइटोप्लाज्म बहुत कम है। लेकिन न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों का न्यूक्लियस मौजूद है वहाँ पर। तो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होगा, गैमेट्स के न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जो कि ट्रांसमिट हो रहा है। तो दोनों की तरफ से बराबर मटेरियल पहुँच रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर बयान की जा रही है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस इन अ मैनर सिमिलर टू द मेंडेलियन फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्रोमोसोम जो होते हैं वो मियोसिस के टाइम पर जुदा जुदा हो जाते हैं। यानी कि हमें मालूम है कि अगर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं तो जब मियोसिस होती है तो एक सेल जो बनेगा उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे और दूसरे सेल के अंदर भी इसी तरह से 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो दोनों सेल्स में अलग अलग क्रोमोसोम पहुँचते हैं। अब यहाँ पर बात बयान की जा रही है कि क्रोमोसोम मियोसिस के टाइम पर सेग्रीगेट हो रहे हैं और मेंडल के जो फैक्टर्स थे, मेंडल ने जो यूनिट्स कहे थे हेरिडिटी के हवाले से, वो भी सेग्रीगेट हो रहे थे मियोसिस के टाइम पर। और उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी बेस पर दिया था कि फैक्टर्स जो है वो पेयर में मौजूद होते हैं लेकिन वो सेग्रीगेट होते हैं और गैमेट्स के अंदर आधे आधे फैक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। उसके अलावा दूसरी पॉइंट इसी हवाले से मौजूद है, गैमेट्स हैव वन कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं हमारे पास वो दो क्रोमोसोम पेयर में मौजूद होते हैं हम इंडिविजुअल के अंदर। लेकिन जब गैमेट्स बनती है तो गैमेट्स के अंदर सिर्फ एक कॉपी पहुंचती है। तो मेंडल ने भी यही बात की थी कि गैमेट्स है वन कॉपी ऑफ फैक्टर वाइल डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज।
जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं यानी जो गेमर्स के फ्यूजन के बाद बनते हैं इंडिविजुअल्स, उनके अंदर 2 कॉपीज़ होती है, लेकिन हमारे गेमर्स में जो है वो सिंगल कॉपी पहुँचती है। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के पास 2 कॉपीज़ होती हैं इस क्रोमोसोम्स की। तो गैमेट की जब फॉर्मेशन होगी तो कोई एक क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम में से पहुंचेगा। अब यहाँ पर एक सेल को दिखाया हुआ है, उस सेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4 क्रोमोसोम्स को दिखाया हुआ है। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ये क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। लेकिन अगर आप फाइनल पे देखेंगे तो पेरेंट के अंदर 4 क्रोमोसोम्स मौजूद है, तो डॉटर सेल्स के अंदर जो है 2 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो इस तरह से पेरेंट के अंदर अगर 4 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे तो डॉटर के अंदर जो है हाफ क्रोमोसोम पहुँचते हैं। ये मियोसिस के दौरान की बात हो रही होती है। अब यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, ड्यूरिंग मियोसिस ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ओरिएंट्स ऑन द मेटाफेज प्लेट। मियोसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं। मियोसिस के भी स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो मियोसिस के मेटाफेज के दौरान यानी कि दूसरे स्टेप के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पेयर। तो वो बाकी पेयर्स के हिसाब से सेंटर में नहीं आते, वो रैंडमली सेंटर में आ जाते हैं। अब जब वो रैंडमली अपने आप को अरेंज कर देते हैं तो इस वजह से ये मामला होता है कि इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है हमें देखने को मिलती है। यानी कि क्रोमोसोम्स एक तो अपने आप को रैंडमली अरेंज कर देते हैं और वो रैंडमली ट्रांसमिट करेंगे। हमें मालूम है कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स आए हुए हैं वो इस तरह से हैं कि 23 मदर के हैं और 23 फादर के क्रोमोसोम्स हैं। अब ये नहीं होने वाला कि एक सेल के अंदर 23 के 23 फादर की क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसमिट हो जाए एक गेमेट में, दूसरे गेमेट में 23 के 23 मदर की क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। अब ये होगा कुछ क्रोमोसोम्स वहाँ से फादर के जा रहे हैं, कुछ मदर के जा रहे हैं, ये इनके रैंडमली उनकी अरेंजमेंट हो रही है। तो रैंडम क्रोमोसोम्स का ट्रांसमिट होना इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, रैंडम क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेट होना। तो ये बात मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट बताई थी कि फैक्टर्स जो हैं वो रैंडमली ट्रांसमिट होते हैं और इसी वजह से बच्चे भी जो हैं एक दूसरे से अलग अलग नज़र आते हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ कंडीशंस को दिखाया हुआ है कि हो सकता है कि वो इस तरह से अरेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम्स। तो जब वो इस तरह से अरेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम्स तो ये हो रहा है कि एक तरफ से सेम क्रोमोसोम्स जो है यानी कि फादर की तरफ से आए हुए क्रोमोसोम एक सेल में पहुंच रहे हैं और दूसरे सेल के अंदर मदर की तरफ से आए हुए क्रोमोसोम दोनों ही पहुंच रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं कि एक सेल के अंदर इस तरह से एक फादर का एक मदर का क्रोमोसोम पहुंच रहा है और यहाँ पर भी एक इस तरह से फादर का और मदर का क्रोमोसोम। तो गेमेट्स के अंदर हमें ये मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स जो है नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा मामला इस तरह से भी क्रोमोसोम की ट्रांसमिट का हो सकता है और इसे हम कह रहे होते हैं इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर एक गलती का जिक्र किया जा रहा है जो कि इस थ्योरी के अंदर मौजूद थी और इसे बहुत ही जल्दी जो है फाइंड आउट किया गया। गलती ये थी कि अगर हम मेंडल के ट्रेड्स की बात करें, मेंडल ने कहा था कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स के ज़रिए से जो है डिटरमाइन होते हैं और फैक्टर्स जो है क्रोमोसोम्स के पास मौजूद होते हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ ट्रेड्स कैरेक्टर्स का आज़ादाना तौर पर ट्रांसमिट होना ये बयान कर रहा है इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को, कि क्रोमोसोम्स अपने आप को अलग कर देते हैं मियोसिस के टाइम पर और इसी तरह से फैक्टर्स भी अपने आप को अलहदा कर देते हैं मियोसिस के टाइम पर। तो सवाल यहाँ पर यह था कि फैक्टर की तादाद जो है वो क्रोमोसोम की तादाद से आके ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक इंडिविजुअल के अंदर लिमिटेड क्रोमोसोम से, अगर हम आगे बात करेंगे ड्रोसोफिला के हवाले से, एक मक्खी के हवाले से, तो उसमें टोटल जो क्रोमोसोम्स मौजूद है वो 8 क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन फैक्टर्स से कई ज़्यादा है। लेकिन अगर हम फैक्टर्स को क्रोमोसोम के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फैक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्रोमोसोम की तादाद कम है। तो यहाँ पर स्यूटन की थ्योरी की वजह से बयान किया जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्शन उनकी थ्योरी के ऊपर आया कि फैक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और क्रोमोसोम की तादाद लिमिटेड है, तो ये जो है उस वक्त क्लियर नहीं हो रहा था, बाद में क्लियर हुआ। और आज हम इसका जवाब भी जानते हैं कि एक क्रोमोसोम के पास एक फैक्टर नहीं होता, एक क्रोमोसोम के पास कई ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसी वजह से हमें देखने को ये मिलता है कि क्रोमोसोम्स बेसिकली फैक्टर्स को ट्रांसमिट तो कर रहा है, लेकिन एक क्रोमोसोम कई ज़्यादा फैक्टर्स को ट्रांसमिट कर रहा है और फिर फैक्टर्स भी एक इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम के ही नतीजे में आने वाली चीज़ होती है। तो ये चीज़ आज हम जानते हैं, लेकिन उस वक्त इस चीज़ के हवाले से मालूम नहीं था लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।